साल 2013 में गृह राज्य मंत्री अमित शाह और गुजरात के कुछ आईपीएस अधिकारियों की कॉल रिकॉर्डिंग से बाहर आती है। इन कॉल रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि किस तरह अमित शाह के द्वारा पुलिस अधिकारियों को इलीगल काम करने के लिए आदेश दिए जाते हैं। इस मामले में आज आईएएस प्रदीप शर्मा गांधीनगर थाने में मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पहुंच गए। कैसे गुजरात के गृह राज्य मंत्री अमित शाह के द्वारा बेंगलुरु में रहने वाली एक गुजराती लड़की का पीछा करवाया जा रहा था, वो कब मॉल जा रही है, कब सिनेमा हॉल जा रही है, किस लड़के के साथ जा रही है, होटल के किस कमरे में रुक रही है, इन सब की जानकारी गुजरात पुलिस के बड़े अधिकारियों के द्वारा पल पल राज्य गृह मंत्री अमित शाह को दी जा रही थी। सर फिलहाल को निकला ना सर, बस वो तैयारी है 10-15 मिनट जमवा करवाना था क्या? ना अभी तो थिएटर में जी। रात में ध्यान रखा जी। वो भी एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि 1 महीने से ज्यादा अधिक समय तक गुजरात पुलिस के सिपाही इस लड़की के घर के बाहर, होटल के बाहर, जहां तक कि अगर वो एयरपोर्ट जा रही है तो एयरपोर्ट पर भी छुपकर उसका पीछा करते। मैंने एडवांस होटल पूछी थी जी सर, लेकिन तक 30 रास्ता में तो होटल पर आप राइट। एक दिन तो ऐसा भी होता है जब वो कहीं जाने के लिए हवाई जहाज में बैठ जाती है तो एक सिपाही चुपके से उस हवाई जहाज में उस लड़की का पीछा करने के लिए बैठाया जाता है। सर आपका कोई मानस ने बॉम्बे बेसाड़ी केम છે? સાહેબ જોડે ફોર્મ મારી દીધા जी बेसाड़ी दोनों पुलिस तो कोई रवाना कर दो सर, हमारे ये भी फ्लाइट करवाता थोड़ा पैसा भी बेसाड़ी दो जी। एक सवाल ये है, क्यों अमित शाह इस लड़की का पीछा करवा रहे थे? वो कौन सा आदमी था जिसके बारे में अमित शाह अधिकारियों को बोलते थे साहब का आदेश है? आखिर क्यों साहब को इस लड़की की हर चीज जाननी थी? दूसरा सवाल ये कि कैसे पर्सनल इंटरेस्ट के लिए सरकारी अफसरों, संसाधनों और बजट का इस्तेमाल इलीगल तरीके से किया जा रहा था। The Snoopgate scandal breaks. Sting operation claims illegal surveillance of a young woman by the Gujarat government. उस लड़की का क्या हुआ जिसके फोन टेप किए जा रहे थे? वो कहाँ गई? उस लड़की के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा? पीड़ित लड़की ने सुप्रीम कोर्ट में क्या बयान दिया? कैसे इस मामले में अमित शाह और उनके साहब ने अपने आप को बचा लिया? कैसे इस मुद्दे को हमेशा के लिए दबा दिया गया? तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सुशील सिंह। ये कहानी शुरू होती है भुज भूकंप से। 26 जनवरी 2001 के दिन जिस वक्त देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, उसी वक्त सुबह के ठीक 8:46 पर गुजरात के कच्छ जिले में एक भयानक भूकंप आता है। कच्छ जिले के भुज में आए इस भूकंप के कारण 1-2 हजार नहीं बल्कि पूरे 13,000 से अधिक लोगों की जान चली जाती है। पूरा शहर भूकंप से तबाह हो जाता है। गुजरात सरकार के द्वारा भुज शहर को दोबारा से डेवलप करने की कोशिश की जाने लगी। 26મી સાંજે કચ્છ પહોંચ્યો તો ભૂકંપ આવ્યો ત્યારે દિલ્હીમાં હતો। इस बीच 28 मई 2000 के दिन आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा कच्छ जिले के जिला अधिकारी बनकर आते हैं। यहाँ साल 2013 से लेकर साल 2006 तक प्रदीप शर्मा कच्छ जिले के जिला अधिकारी रहते हैं। इसी बीच प्रदीप शर्मा ने कच्छ जिले में आने वाले भुज शहर की सौंदर्यीकरण का काम शुरू कर दिया। भुज शहर में ही प्रदीप शर्मा की मुलाकात एक समृद्ध सुनार से होती है। इनका नाम हम प्राइवेसी के कारण नहीं बता रहे हैं। भुज भूकंप के कारण ज्वेलरी की बाजार में भी भारी नुकसान हुआ, लेकिन इस ज्वेलर ने बाजार में काम करवाने के लिए अन्य दुकानदारों से सहमति बनवाई। इस तरह ये ज्वेलर प्रदीप शर्मा के संपर्क में आते हैं। इस ज्वेलर ने बेंगलुरु से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई की थी और यहीं से उनकी बेटी माधुरी ने आर्किटेक्ट की पढ़ाई की थी। माधुरी यहाँ एक काल्पनिक नाम है, ये हम उनकी प्राइवेसी के कारण उनका असली नाम नहीं बता रहे हैं। इस दौरान साल 2005 में जिला अधिकारी प्रदीप शर्मा ने भुज शहर के एक हिल गार्डन के ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू कर दिया और इस तरह आर्किटेक्ट माधुरी को हिल गार्डन प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट के रूप में चुन लिया जाता है। जब हिल गार्डन का काम पूरा हो गया तो प्रदेश के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी इसके इनॉग्रेशन के लिए आते हैं।
कच्छ जिले में आईएएस प्रदीप शर्मा के अनुसार यही वो वक्त था जब उन्होंने माधुरी को सीएम नरेंद्र मोदी से मिलवाया। मोदी माधुरी से कहा कि अगर उसे सुझाव देने हैं तो वो उन्हें ईमेल कर सकती है। इस तरह मोदी ने माधुरी से अपना प्राइवेट ईमेल शेयर किया। मुख्यमंत्री से ईमेल मिलने के बाद माधुरी ने उन्हें हिल गार्डन दौरे के लिए धन्यवाद कहा और इस तरह माधुरी और मोदी के बीच ईमेल का आदान प्रदान शुरू होता है। कुछ दिन के बाद अक्टूबर 2005 में गुजरात सरकार का शरद उत्सव आने वाला था। गुजरात सरकार की तरफ से कच्छ में होने वाले शरद उत्सव में शामिल होने के लिए माधुरी ने कच्छ जिले के प्रशासन से संपर्क किया। इस तरह माधुरी को इस सरकारी कार्यक्रम में गेस्ट कोऑर्डिनेट करने का काम मिल जाता है, जिसके बदले में उन्हें एक अमाउंट मिलना भी तय हुआ। आईएएस प्रदीप शर्मा के अनुसार इस दौरान माधुरी ने उन्हें बताया कि वो बेंगलुरु जाने का प्लान बना रही हैं। साथ ही ये भी बताया कि उसके और सीएम मोदी के बीच ईमेल के माध्यम से इंटरेक्शन हो रहा है। प्रदीप शर्मा ने एक टीवी इंटरव्यू में ये भी दावा किया कि सीएम मोदी की माधुरी में इतनी अधिक दिलचस्पी बढ़ गई कि उन्होंने माधुरी से कहा कि वो एक अलग ईमेल बना ले। बाद में मोदी ने उससे बातचीत करने के लिए अलग नंबर लेने के लिए भी कहा। I do remember her telling me that he had asked her to open a separate account for his email, and then from there they graduated to mobile phones, and again he had advised her to keep a separate mobile phone. आईएएस प्रदीप शर्मा के अनुसार शरद उत्सव आने तक मुख्यमंत्री और माधुरी के बीच में मैसेज पर बात होना शुरू हो जाती है। यहाँ ये बताना बहुत जरूरी है कि माधुरी प्रदीप शर्मा को अपने गार्जियन की तरह मानती थी, क्योंकि प्रदीप शर्मा ने उसके कैरियर में हेल्प की थी और माधुरी के परिवार से भी उनका मिलना बैठना था। यही कारण है कि जब भी वो माधुरी से मिलते, माधुरी उन्हें मोदी से चल रहे बातचीत के बारे में बताती थी। She found upon me a guide who could advise her. She would take advice from me on. आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा के अनुसार जब शरद उत्सव आया तो सुबह के करीब 7 बजे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े थे, तभी माधुरी वहां आती हैं। दोनों के बीच बातचीत से पता चल रहा था कि दोनों के बीच बातचीत हो रही है। प्रदीप शर्मा के अनुसार इसी फंक्शन में माधुरी ने उन्हें बताया कि वे जब चाहे तब मोदी के ऑफिस जा सकती हैं। अगर मोदी मीटिंग में भी होंगे तब भी सीनियर अधिकारियों को छोड़कर वे उससे प्राइवेट बात करने के लिए मीटिंग से बाहर निकल आएंगे। प्रदीप शर्मा आगे बताते हैं कि मार्च 2006 में शाम के करीब 5 बजे माधुरी उन्हें कॉल किया कि वे जस्ट अभी अहमदाबाद में उतरी हैं और भुज आने का प्लान बना रही हैं। लेकिन जब उन्होंने माधुरी को फोन किया तो उनका फोन स्विच ऑफ आने लगता है। इसके 2 दिन बाद माधुरी को उन्हें कॉल आया। प्रदीप शर्मा के अनुसार माधुरी ने उन्हें बताया कि इन 2 दिनों वो सीएम नरेंद्र मोदी के निवास पर थी। इसके बाद माधुरी भुज आती हैं और प्रदीप शर्मा से मिलकर नरेंद्र मोदी और अपने बीच की बातचीत के बारे में बताती हैं। प्रदीप शर्मा के अनुसार माधुरी ने उन्हें बताया कि जब वो अहमदाबाद एयरपोर्ट पर आई तो उसे मोदी के सहयोगी श्री ओपी सिंह लेने के लिए आए। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास पर छोड़ा, जहां उसे फोन स्विच ऑफ करने के लिए कहा गया। प्रदीप शर्मा के अनुसार माधुरी ने उन्हें बताया कि अगले दिन होली थी। भाजपा नेता आनंदीबेन समेत बहुत से लोग मोदी से मिलने आते हैं, लेकिन मोदी ने जल्द ही इन सब को निपटा दिया और कार्यक्रम को बीच में ही खत्म करके वापस अपने निवास पर आ गए। इस बीच माधुरी को बुखार आता है। उसने मोदी को बताया कि उसे बुखार है, लेकिन उसे यह कहकर मना कर दिया जाता है कि इस स्थिति में डॉक्टर को नहीं बुलाया जा सकता। ये महिला इस बीच में बीमार भी होती है। शी डेवलप्ड अ फीवर एंड रिक्वेस्टेड अ फिजिशियन। वो कहते हैं मेरी तबीयत खराब है, किसी डॉक्टर को बुला दो। तो मोदी जी क्या कहते हैं उससे? मोदी जी उससे कहते हैं कि कॉलिंग अ फिजिशियन इज इम्पॉसिबल। डॉक्टर को तो हम बुला ही नहीं सकते, किसी को पता लग जाएगा कि तुम यहाँ पे आई हुई हो। यहाँ ये बताना जरूरी है कि ये बयान आईएएस प्रदीप शर्मा के हैं, जो अलग अलग इंटरव्यू और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई अपनी याचिका में कहे हैं। यानी ये सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध बयान है। हम अपनी तरफ से न इन बयानों की पुष्टि करते हैं और न इन्हें नकारते हैं। साल 2003 से लेकर साल 2006 तक प्रदीप शर्मा भुज जिले में जिलाधिकारी रहते हैं। आगे प्रदीप शर्मा को भावनगर शहर का म्यूनिसिपल कमिश्नर यानी कि निगम आयुक्त बना दिया जाता है। प्रदीप शर्मा के अनुसार मुख्यमंत्री भी उन्हें उनके काम के लिए पसंद करते थे
और उन्हें भी अच्छा लगता था कि वे मुख्यमंत्री के निकट रहें। प्रदीप शर्मा के अनुसार नवंबर 2008 के बीच में माधुरी ने सूचित किया कि उन्हें मोदी ने कहा है वो अलांग शिपयार्ड प्रोजेक्ट पर काम करें। इसके लिए वो भावनगर आना चाहती हैं। अलांग ब्रेकिंग यार्ड दरअसल गुजरात की खंबात की खाड़ी में मौजूद अलांग नाम की जगह पर मौजूद है, जो भावनगर जिले में आता है। यहाँ पानी के जहाजों को ब्रेक किया जाता है, यानी उसके पार्ट को अलग किया जाता है। प्रदीप शर्मा के अनुसार भावनगर आने के बाद माधुरी नरेंद्र मोदी से लगातार संपर्क में थी, जबकि नरेंद्र मोदी उस वक्त विदेशी दौरे पर थे, संभवतः हुए साउथ अफ्रीका में थे। प्रदीप शर्मा के अनुसार माधुरी ने उन्हें बताया कि सीएम नरेंद्र मोदी ने उससे पूछा कि क्या उसके और मोदी के बीच बातचीत के बारे में प्रदीप शर्मा को पता है कि नहीं। प्रदीप शर्मा ने कई इंटरव्यू में ये भी दावा किया कि उनसे माधुरी ने कहा कि सीएम मोदी ने उनसे एक अलग ईमेल बनाने और एक अलग फोन नंबर रखने के लिए कहा। इसी बीच माधुरी ने उन्हें एक मैसेज दिखाया जो उसे सीएम मोदी ने विदेश से भेजा था, लेकिन मैसेज देखने के बहाने ही प्रदीप शर्मा ने वो नंबर याद कर लिया। ये नंबर था 9909। इससे आगे का नंबर हमारे पास है, मगर हम प्राइवेसी के कारण इसे बता नहीं सकते। इस नंबर को आईएएस प्रदीप शर्मा ने अपने फोन में सेव कर लिया, लेकिन यही गलती आगे चलकर प्रदीप शर्मा के लिए आफत लेकर आती है। प्रदीप शर्मा के अनुसार जब उन्होंने नंबर सेव कर लिया तो 1-2 दिन के बाद किसी और को कॉल करने के चक्कर में उस विशेष नंबर पर कॉल चला गया। जब किसी ने नहीं उठाया तब अचानक उनका ध्यान गया कि उनसे गलती हो चुकी है। प्रदीप शर्मा के अनुसार संभवतः यही से वो सर्विलांस पर आते हैं। उस विशेष नंबर पर आया कॉल किसका है? And inadvertently I had called that number. Thinking that I'm calling one of my staff, I had called that number. All right. And I think that missed call led to a kind of series of surveillance. They wanted to find out who it was. प्रदीप शर्मा के एक इंटरव्यू के अनुसार शायद नरेंद्र मोदी को शक था कि उनके पास सीडी है, जिससे वो परेशान थे कि उनके करियर के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। दरअसल प्रदीप शर्मा दावा करते हैं उन्हें उनके किसी करीबी ने पत्र भेजा जिसमें उसने दावा किया कि माधुरी की कोई सीडी इंटरनेट पर मौजूद है, इसलिए वे उससे दूर रहें। क्योंकि आईएएस प्रदीप शर्मा का फोन सर्विलांस पर था, इसलिए प्रदीप शर्मा की आशंका है कि इसलिए ही नरेंद्र मोदी को लगता था शायद उस सीडी में वे ही हैं। हालांकि एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में प्रदीप शर्मा दावा करते हैं कि उनके पास ऐसी कोई सीडी नहीं थी। यहाँ 2 सवाल मन में उठते हैं। एक ये कि आईएएस प्रदीप शर्मा नरेंद्र मोदी पर इतने गंभीर आरोप क्यों लगा रहे थे और इसमें सच्चाई कितनी थी। हम अपनी तरफ से प्रदीप शर्मा के दावों पर अपना कोई मत नहीं रख रहे हैं, लेकिन इसका आप स्वयं निर्णय ले सके, इसके लिए इस केस से संबंधित बाकी चीजें डिस्कस करते हैं। साल 2013 में आईएएस प्रदीप शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डालते हुए कहा कि उन्हें मोदी के द्वारा टारगेट किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मोदी की तरफ से उन्हें फंसाने की साजिश रची जा रही है, इसलिए उन पर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। इसी तरह के एक पुराने केस में 6 जनवरी 2010 के दिन आईएएस प्रदीप शर्मा को गुजरात पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है। 2 महीने के बाद 31 मार्च 2010 के दिन आईएएस प्रदीप शर्मा के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। इसके 6 महीने बाद 25 सितंबर 2010 के दिन भी आईएएस प्रदीप शर्मा के खिलाफ एक और केस लाद दिया जाता है। इसके भी 4 महीने के बाद 22 फरवरी 2011 के दिन एक और मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। चूँकि इन केसों की जांच गुजरात की क्राइम ब्रांच कर रही थी, इसलिए प्रदीप शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली। उस याचिका में प्रदीप शर्मा ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री द्वारा इसलिए टारगेट किया जा रहा है, उनके पास माधुरी और सीएम मोदी के बीच के रिश्तों की जो जानकारियां हैं वो हैं। प्रदीप शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उनके केस को गुजरात के बाहर या तो केंद्र के सीबीआई को दे दिया जाए या किसी अन्य राज्य की जांच एजेंसी से जांच कराई जाए, क्योंकि गुजरात में उनकी जांच निष्पक्ष नहीं की जाएगी, क्योंकि खुद राज्य के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें टारगेट करके झूठे केस लगवा रहे हैं। लेकिन इस वक्त ये आरोप इतना बड़ा था
कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रदीप शर्मा से कहा वे अपनी याचिका में से माधुरी और मोदी के संबंधों के बारे में जो डिटेल दी गई है उस भाग को हटा ले। प्रदीप शर्मा के अनुसार उस वक्त उन्हें अंदर ही अंदर ये तो पता चल चुका था कि उन पर निगरानी रखी जा रही है, लेकिन उनके पास इसके सबूत नहीं थे। न ही माधुरी वाली बात को साबित करने के लिए उनके पास अधिक चीजें थी, इसलिए उस वक्त अधिक लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं गया। लेकिन जल्द ही इस केस से जुड़ी कॉल रिकॉर्डिंग्स और बाकी सबूत बाहर आने लगते हैं। इन सबूतों के बाहर आने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, लेकिन आगे की कहानी जानने से पहले मैं आपके 10 सेकंड लूंगा। प्लीज अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और वीडियो के अंत में इसे शेयर करना ना भूलें। आप इस एक वीडियो से ही आप आसपास के लोगों को बता सकते हैं कि आखिर जो आज देश में परिस्थितियां हैं वे क्यों हैं और इसके पीछे की जड़ें क्या हैं और आखिर गुजरात मॉडल था क्या। अब आगे की कहानी। साल 2013 में सीबीआई गुजरात से ही जुड़े एक इसरत जहां फर्जी एनकाउंटर केस की जांच की जा रही थी। इसमें अमित शाह पर आरोप था कि उन्होंने जून 2004 में कुछ पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर इसरत जहां नाम की एक लड़की और उसके कुछ साथियों की हत्या कराई थी। साल 2011 में गुजरात हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच गुजरात राज्य से लेकर सीबीआई को सौंप दी। साल 2004 के जून महीने में जिस वक्त इसरत जहां और उसके साथियों का एनकाउंटर हुआ, उस वक्त अहमदाबाद पुलिस क्राइम ब्रांच के एसीपी थे आईपीएस जीएल सिंघल। सीबीआई ने अपनी जांच में पाया कि इसरत जहां फर्जी एनकाउंटर केस में एसीपी जीएल सिंघल का भी बड़ा हाथ है। इस तरह 22 फरवरी 2013 के दिन सीबीआई ने एसीपी सिंघल को अरेस्ट कर लिया। इस अरेस्ट से 6 महीने पहले ही जीएल सिंघल के 17 साल के बेटे ने पढ़ाई के प्रेशर के चलते सुसाइड कर ली थी। स्वाभाविक है, जब वे जेल गए तो उस वक्त वे दुखी थे, परेशान थे और अपनी पत्नी और परिवार के साथ समय बिताना चाहते थे। सिंघल ने अपनी सफाई में सीबीआई से कहा कि उन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, बल्कि उन्होंने जो कुछ किया वे एनकाउंटर हो या अन्य इलीगल काम, वे सब उन्होंने गुजरात के गृह राज्य मंत्री अमित शाह के कहने पर किए। अपनी बात को साबित करने के लिए आईपीएस सिंघल ने अमित शाह और अपने बीच की कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स सीबीआई को सौंप दी। हालांकि ये कॉल रिकॉर्डिंग्स इसरत जहां केस की नहीं थी। ये कॉल रिकॉर्डिंग्स भी एक लड़की की जासूसी के लिए चलने वाली एक ऑपरेशन की थी। रिकॉर्डिंग्स में पता चलता है कि किस प्रकार अमित शाह के द्वारा इलीगल तरीके से एक लड़की का पीछा करवाया जा रहा था। सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार सिंघल ने सीबीआई को बयान दिया कि ये सर्विलांस ऑपरेशन बिना किसी लीगल अथराइजेशन या पेपर भर कर किया जा रहा था। जो कुछ हो रहा था वो सब अवैध रूप से और मौखिक आदेश और इशारों पर हो रहा था। यह ऑपरेशन उस आदमी की निगरानी में हो रहा था जिसे अमित शाह साहब कहकर बुलाते थे। इन कॉल रिकॉर्डिंग्स में अमित शाह बार बार ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि साहब का आदेश है, साहब को पता है, साहब पूछ रहे हैं। सिंघल ने सीबीआई को ये भी बताया कि जो लोग साहब के साथ क्लोजली काम कर रहे थे उन लोगों को जर्मनी से मंगाए गए इनक्रिप्टेड फोन दिए गए थे। ऐसे 4 फोन अलग अलग डिपार्टमेंट में सबसे बड़े अधिकारियों को दिए गए थे ताकि इनकी बातचीत को कोई पकड़ नहीं सके। सिंघल के अनुसार जितने भी फर्जी एनकाउंटर हुए उनकी स्ट्रेटजी और आगे उसे कैसे लीगल बचना है, इन सब की बातें इसी फोन पर की जाती थी। सिंघल के इस फेवर के बाद सीबीआई ने भी सिंघल पर फेवर किया और मई 2013 में सिंघल को जमानत मिल जाती है। अभी तक ये मामला सिर्फ सीबीआई के अंदर ही अंदर घूम रहा था। इसी बीच सितंबर 2013 में इन्वेस्टिगेटिव पत्रकार आशीष केतान को एक आदमी ने एक पेन ड्राइव दी। इस पेन ड्राइव में वही कॉल रिकॉर्डिंग्स थी जिन्हें जीएल सिंघल ने सीबीआई को सौंपा था। इस वक्त पत्रकार आशीष खेतान गुलेल नाम की एक इन्वेस्टिगेटिव न्यूज वेबसाइट चला रहे थे। इस तरह 15 नवंबर 2013 के दिन गुलेल और कोबरा पोस्ट वेबसाइट ने मिलकर इन टेप्स के रिकॉर्डिंग्स को सार्वजनिक कर दिया। कोबरा पोस्ट और गुलेल के वेबसाइट के इस खुलासे ने भारत की राजनीति को हिला कर रख दिया। साल 2014 के लोकसभा चुनाव सर पे थे। भाजपा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित कर चुकी थी और हर किसी के जुबान पर मोदी मोदी था।
इस बीच बाहर आई कॉल रिकॉर्डिंग्स ने मोदी की इमेज को संकट में ला दिया। द स्टॉकर नाम से छपी इस रिपोर्ट में पीड़ित लड़की का असली नाम की जगह पर इसे माधुरी लिखा है, इसलिए इस वीडियो में भी हम पीड़िता का नाम माधुरी ले रहे हैं, उसकी पहचानता उजागर नहीं कर रहे हैं। कोबरा पोस्ट वेबसाइट पर छपी द स्टॉकर्स नाम की इस रिपोर्ट ने खुलासा किया कि कैसे माधुरी के साथ साथ गुजरात के एक IAS अधिकारी प्रदीप शर्मा पर भी सर्विलांस किया जा रहा था, उनके भी फोन टेप किए जा रहे थे। पत्रकार आशीष खेतान की किताब अंडर कवर के अनुसार GL सिंघल ने CBI को बयान दर्ज कराया कि साल 2009 के बीच में मैं एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी ITS में अहमदाबाद में ASP पोस्टेड था, जब अमित शाह ने मुझे म्युनिसिपल कमिश्नर भावनगर यानी IAS प्रदीप शर्मा की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कहा। साथ ही मुझसे एक नौजवान लड़की माधुरी पर भी सर्विलांस रखने के लिए कहा। इससे साबित हो गया कि प्रदीप शर्मा साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में जिस माधुरी का जिक्र कर रहे थे और कह रहे थे कि इसकी वजह से CM मोदी उन्हें टारगेट कर रहे हैं और झूठे केसों में फंसा रहे हैं, उसी लड़की की जासूसी भी की जा रही थी। जब कोबरा पोस्ट और गुलेल वेबसाइट ने GL सिंघल द्वारा CBI को सौंपी इन कॉल रिकॉर्डिंग्स को पब्लिक किया तो भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर सवाल उठने लगे। अब पूरी भाजपा और गुजरात सरकार ने इस केस को दबाने के लिए लग जाती है। गुजरात में मोदी की टीम माधुरी के पिता से एक पत्र लेकर आती है और उसी दिन मीडिया में जारी करती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि गुलेल और कोबरा पोस्ट वेबसाइट अपनी स्टोरी में मोदी का नाम नहीं लिया था। वायरल ऑडियो क्लिप्स में ये तो स्पष्ट था कि अमित शाह किसी साहब को पल पल की खबर दे रहे हैं और बार बार पुलिस अफसरों से कह रहे हैं कि साहब का आदेश है, लेकिन अमित शाह के ऊपर ये साहब कौन थे ये टेप्स में इनका नाम लेकर नहीं बोला जा रहा था। लेकिन लड़की के पिता के इस पत्र को बीजेपी जब सामने लेकर आई उससे ये स्पष्ट हो गया कि इन टेप्स में जिस साहब का नाम लिया जा रहा था और अमित शाह जिसका नाम बार बार साहब कहकर पुकार रहे थे वो और कोई नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी हैं। माधुरी के पिता के फेसबुक अकाउंट से पता चलता है कि वे नरेंद्र मोदी और भाजपा के पक्के समर्थक हैं। लड़की के पिता ने अपने पत्र में कहा कि वे और मोदी दोनों ने अपनी बेटी के ऊपर सर्विलांस लगाने के लिए उन्होंने ही कहा था, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की सुरक्षा की चिंता थी। इंडिया टुडे वेबसाइट की एक खबर के अनुसार लड़की के पिता ने कहा कि उनकी बेटी जो बेंगलुरु में रहती थी वो अहमदाबाद में अपनी मां को अस्पताल में देखने के लिए आई थी, जहां उसकी मां की सर्जरी चल रही थी, इसलिए उसे अस्पताल से होटल जाना पड़ता था। इसलिए सुरक्षा के लिहाज से उन्होंने मोदी से मौखिक रूप से हेल्प मांगी थी, इसलिए मोदी ने उनकी बेटी को सुरक्षा दी थी, न कि सर्विलांस किया। लेकिन लड़की के इस बयान पर कई सवाल उठते हैं। पहला सवाल बड़ा ही सिंपल कि अहमदाबाद में किसी भी अस्पताल से शहर के किसी भी होटल की दूरी अधिक से अधिक आधे घंटे की या 1 घंटे की या अधिक से अधिक 2 घंटे की, अगर नरेंद्र मोदी को उनकी बेटी की सुरक्षा देनी थी तो घर छोड़ने के लिए एक पुलिस गाड़ी दे देते, 2 पुलिस अधिकारी उनके आने जाने के वक्त लगाए जा सकते थे। ये कैसी स्पेशल सुरक्षा दी जा रही थी कि 8 पुलिस अधिकारी, एक गृह राज्य मंत्री अमित शाह, उसके ऊपर बैठे साहब लड़की की एक एक पल की खबर ले रहे थे, वो भी 1 महीने से अधिक वक्त तक। दूसरी सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह कि लड़की मात्र 2 दिन अस्पताल में रही। गुजरात के ही एक IPS अधिकारी रहे संजय भट्ट के द्वारा इंटरनेट पर माधुरी की मां के कागज अपलोड किए गए हैं। इन कागजों के अनुसार माधुरी की मां 11 अगस्त 2009 के दिन अस्पताल में भर्ती हुई और 13 अगस्त यानी 2 दिन के बाद ही अस्पताल से डिस्चार्ज की गई थी। इस तरह देखा जाए तो नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई माधुरी को कथित सुरक्षा दिए जाने का काम 2 ही दिनों में खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन IPS GL सिंघल द्वारा रिकॉर्ड की गई उनकी और अमित शाह की बातचीत 4 अगस्त 2009 से लेकर 6 अगस्त 2009 तक चलती है। यानी पीड़ित लड़की माधुरी की जासूसी उसके बेंगलुरु से गुजरात आने से 7 दिन पहले से ही की जा रही थी और अस्पताल में उसकी मां के डिस्चार्ज होने के बाद भी करीब 1 महीने तक चलती रही। इससे भी मजेदार बात यह है, जब वो लड़की गुजरात में थी तब भी उसका पीछा किया जा रहा था, जब वो अन्य राज्यों में पहुंची या बेंगलुरु पहुंची तब भी उसके ऊपर सर्विलांस किया जा रहा था। उसके बेंगलुरु वाले भी फोन टेप्स किए जा रहे थे। साफ है कि लड़की के पिता का ये बयान डैमेज कंट्रोल करने के लिए लिया गया था, इसमें जरा भी सच्चाई मालूम नहीं पड़ती। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आज तक गुजरात सरकार
या नरेंद्र मोदी या अमित शाह के द्वारा इन टेप्स को झूठा नहीं ठहराया जा सका। गुजरात सरकार के द्वारा आज तक ये नहीं कहा गया कि उन्होंने लड़की पर सर्विलांस नहीं किया, यानी वे ये मानते हैं कॉल रिकॉर्डिंग से पूरी तरह से सही है। माधुरी का पीछा 1 महीने से अधिक वक्त तक किया जाता रहा। इंडियन टेलीग्राफ रूल्स 1951 के अनुसार किसी भी प्रकार की कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट करने से पहले, मतलब किसी के भी फोन रिकॉर्ड्स करने से पहले राज्य के होम सेक्रेटरी या इंस्पेक्टर ऑफ जनरल पुलिस या आईजी की लिखित परमिशन होनी चाहिए। इंडियन टेलीग्राफ 1951 के अनुसार किसी के भी फोन को तभी टेप किया जा सकता है जब वे पब्लिक सेफ्टी या पब्लिक इमरजेंसी से जुड़ा हुआ मामला हो, लेकिन माधुरी के मामले में इन दोनों में से कुछ नहीं था। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के अनुसार इलीगल फोन टेपिंग के जुर्म में 3 साल की सजा का प्रावधान है। ये कानून इसलिए लाए गए ताकि कल कोई भी सरकार में आए या पावर में आए तो ऐसा न हो कि वो इन सरकारी ताकतों के इस्तेमाल का काम अपने निजी काम के लिए करने लग जाए, क्योंकि फोन टेप करने की ताकत सिर्फ सरकार के पास होती है, वो जनता के हित में की जानी चाहिए। लेकिन माधुरी के मामले में नरेंद्र मोदी ने इन सरकारी अधिकारों का इस्तेमाल अपने निजी फायदे के लिए किया, जो एक खतरनाक चीज थी। इस तरह कोई भी नागरिक, कोई भी सरकार, विपक्षी नेता सुरक्षित नहीं बचता। माधुरी की जासूसी मामले में भाजपा ने नरेंद्र मोदी का जमकर बचाव किया। मधुकेश्वर जैसी मोदी समर्थक पत्रकारों ने मोदी द्वारा की जा रही जासूसी को सही ठहराने के लिए माधुरी का आतंक से कनेक्शन तक जोड़ दिया। मधुकेश्वर पत्रकार ने कहा कि सर्विलांस क्यों किया गया, ये स्पष्ट करना होगा। क्या वे किसी आतंकी ग्रुप से जुड़ी हुई थी? क्या वो दूसरी इशरत जहां थी? अगर हाँ तो सर्विलांस होना चाहिए। सिर्फ मधुकेश्वर ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की महिला नेताओं ने भी मोदी का बचाव करने के लिए पीड़िता के पिता के पत्र का हवाला दिया, लेकिन ये मामला इतनी जल्दी से दबने वाला नहीं था। इसलिए इस मामले में नरेंद्र मोदी ने खुद ही इस मामले की जांच करने के लिए एक जांच आयोग का गठन कर दिया। हालांकि मोदी की इस तत्परता को ऐसे भी देखा गया कि इसके पहले की केंद्र सरकार यानी कांग्रेस सरकार कोई आयोग बनाए, इसके पहले ही खुद ही राज्य का आयोग घोषित कर दो। मतलब कि नरेंद्र मोदी ने अपने लिए तय कर लिया कि नरेंद्र मोदी की जांच कौन करेगा। इस 2 सदस्यीय आयोग के सदस्यों के इतिहास को लेकर सवाल उठे। इन 2 सदस्यों वाले आयोग की अध्यक्षता दी गई जन सुगनया भट्ट को, और दूसरे सदस्य थे केसी कपूर, जो फॉर्मल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ द गुजरात स्टेट रहे। केसी कपूर 2006 रिटायर्ड हुए, यानी उन्होंने अमित शाह के अंडर काम किया, और जस्टिस सुगनया भट्ट अपने रिटायरमेंट के बाद से ही गुजरात सरकार में ओबीसी आयोग की अध्यक्ष हैं। ऐसे में वे कितनी निष्पक्षता से जांच करेगी, ये सवाल आयोग के ऊपर उठे। इस आयोग को पहले अपनी जांच पूरी करने के लिए 3 महीने का वक्त दिया गया, लेकिन ये आयोग बार बार अपना समय बढ़ाने की मांग करने लग जाता है। जैसा कि तय था कि मोदी द्वारा मोदी की जांच के लिए बनाए गए आयोग ने कोई काम नहीं किया, कोई परिणाम नहीं निकला, न वक्त पर निकला न बाद में निकला। ये दरअसल साल 2014 के चुनाव तक इस मुद्दे को टालने के लिए बनाई गई एक कमेटी थी। मई 2014 आते आते पीड़िता माधुरी के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली कि इस केस से जुड़ी जांचों को बंद कर दिया जाए, न केंद्र कोई कमीशन बैठाए, न राज्य में जो जांच चल रही है वो जारी रहे। और इस वक्त एक बड़ी खबर ये आ रही है, स्नूप गेट या महिला जासूसी कांड में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और बाकायदा लड़की के पिता ने कहा है कि ये जांच नहीं होनी चाहिए। इस याचिका में पीड़ित लड़की माधुरी की तरफ से कहा गया कि वो गुजरात सरकार के लिए थैंकफुल थी। सरकार ने उनकी सुरक्षा की पर्सनल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी। इस बीच साल 2014 के मई महीने में ही केंद्र में सरकार बदल जाती है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी अब देश के प्रधानमंत्री बन सके थे। पीड़िता के परिवार ने गुजरात हाई कोर्ट में याचिका डाली कि गुजरात सरकार द्वारा इस जासूसी मामले में जो जांच चल रही है उसे बंद कर दिया जाए, और इस तरह 10 अक्टूबर 2014 के दिन गुजरात हाई कोर्ट ने इस जासूसी मामले की जांच बंद कर दी। इस तरह इनडायरेक्टली गुजरात दंगों की तरह ही, फेक एनकाउंटर मामलों की तरह ही अमित शाह और नरेंद्र मोदी इस मामले में भी क्लीन चिट पाने में सफल रहे। पीड़िता माधुरी के बारे में पत्रकार राजदीप सरदेसाई
साल 2014 के चुनाव पे लिखी अपनी किताब में लिखते हैं, बताते हैं इस विवाद के केंद्र महिला और उसके पति को अहमदाबाद से पेरिस भेज दिया गया था। इस लूपिंग का ये पूरा केस गुजरात मॉडल का पोल खोल देता है। इस प्रकार गुजरात मॉडल काम कर रहा था। प्रदीप शर्मा ऐसे अकेले अधिकारी नहीं थे जिन्हें मोदी ने गुजरात का सीएम रहते हुए टारगेट किया, बल्कि उनके भाई आईपीएस कुलदीप शर्मा के साथ भी यही हुआ। आईपीएस संजय भट्ट आज भी जेल में हैं। आईपीएस आरबी कुमार को भी इस तरह से परेशान किया गया, उन्हें रिटायरमेंट लेनी पड़ी। आज भारत में जो भी हो रहा है, पेगासस के माध्यम से पत्रकारों और विपक्षी नेताओं के एक एक काल गतिविधियों को इलीगल तरीके से सर्विलांस किया जा रहा है और सबकी प्रैक्टिस साहब और उनके साथी अमित शाह दोनों गुजरात में कर चुके हैं। इसे इस उदाहरण से भी समझा जा सकता है। मुंबई मिरर की एक खबर के अनुसार गुजरात के आईजी पुलिस अमिताभ पाठक ने सार्वजनिक किया कि वे हैरान रह गए जब उन्हें पता चला कि उनकी ही गुजरात पुलिस ने केवल मई 2012 से लेकर दिसंबर 2012 के बीच ही 93,000 मोबाइल ऑनर्स के कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड एक्सेस कर रहे हैं, वो भी बिना किसी जानकारी के। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है गुजरात में किस लेवल पर सर्विलांस किया गया था। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने मुंबई मिरर अखबार को बताया कि कुछ सिलेक्टेड पुलिस अधिकारियों के द्वारा नेताओं पत्रकारों के फोन रेगुलरली सर्विलांस किए जा रहे हैं। कुछ भाजपा नेताओं को भी सर्विलांस पर रखा जाता है। गुजरात में ही रहे आईपीएस अधिकारी आरबी श्री कुमार ने तो ये भी खुलासा किया। गुजरात भाजपा के नेता और गुजरात के गृह मंत्री रहे हरेन पांड्या मोदी के प्रतिद्वंदी माने जाते थे। उनकी भी कॉल रिकॉर्डिंग से सर्विलांस पर लगाने का उन्हें एक टास्क दिया गया था। यहाँ ये बताना जरूरी है कि बाद में कुछ महीनों के बाद हरेन पांड्या की कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। दोस्तों, ये वीडियो हमने बहुत रिस्क लेकर बनाई है। परिणाम क्या होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन मैंने अपना पत्रकारिता धर्म निभाया। लेकिन आप भी इसे शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना दर्शक धर्म निभा सकते हैं। बने रहिए तब तक इसी चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद।